I am Dr. Meenu Jain, Associate Professor, Head Department of Economics, DAV College for Girls, Yamnanagar. Today, the topic is consumer surplus. Consumer surplus is a measure of economic gain which a consumer gets from purchasing and consuming goods. Consumer surplus क्या है? Consumer surplus कंज्यूमर्स को मिलता है, उपभोक्ता को मिलता है, जब वो वस्तुएं खरीदता है और उन्हें कंज्यूम करता है तो उसे आर्थिक लाभ मिलता है. उसके माप को कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है. इट वाज originally stated by French engineer economist Jules Dupetet in 1844. Later on, Dr. Alfred Marshall explained this concept as consumer's rent. In his book, Principles of Economics, he described it as consumer surplus. सबसे पहले कंसेप्ट जूल्स ड्यूपेट ने 1844 में दिया. उसके बाद डॉक्टर मार्शल ने इसे कंज्यूमर रेंट कहा और अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने इसे कंज्यूमर सरप्लस के नाम से बताया. प्रोफेसर हिक्स in his book Value and Capital rehabilitated this concept with the help of indifference curve. और बाद में प्रोफेसर हिक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल में इस कंसेप्ट को इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन किया. There are two approaches about consumer surplus. First approach is given by Professor Marshall and second approach is given by Professor Hicks. Marshallian approach and Hicksian approach. These are the two approaches about consumer surplus. What is consumer surplus? According to Dr. Marshall, a consumer surplus is the difference between the consumer is willing to pay for a good and the amount he actually pays. Consumer surplus किसे कहा जाता है? Consumer surplus जब भी आप किसी प्रोडक्ट को देखते हो तो उसको आप खरीदने के लिए कितना पैसे देने के लिए तैयार होते हो, willing to pay. और जो एक्चुअल में पे करते हो, इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है और उसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर सरप्लस. Alfred Marshall defines consumer surplus: excess of the price that a consumer would be willing to pay rather than go without a commodity over that which he actually pays is the economic measure of this surplus satisfaction. एल्फ्रेड मार्शल भी यही कहते हैं कि जो प्राइस कंज्यूमर देने के लिए तैयार होता है और जो एक्चुअली में वो पे करता है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है. तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है? प्राइस जो कंज्यूमर देने को तैयार होता है माइनस प्राइस ही एक्चुअली पेज, जो वो वास्तव में देता है. ये कंसेप्ट कुछ assumptions पर बेस्ड है. नंबर 1, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. जब आप किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड को कंज्यूम करते हो तो यूटिलिटी कितनी मिल रही है उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स. Second assumption is marginal utility of money remains constant. मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है? स्थिर रहती है. जब भी हम मनी को खर्च करते हैं, अगर हमारे पास पैसे पहले से कम रह जाते हैं, इफ वी हैव लेस अमाउंट, तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है. थर्ड assumption is नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. प्रोडक्ट के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट assumption is ceteris paribus taste, fashion, income of the consumer remains the same. कंज्यूमर की टेस्ट में, फैशन में और आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल. कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम अप्लाई होता है. इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी होती है. एवरी कॉमोडिटी इज एन इंडिपेंडेंट कॉमोडिटी.
अगर कार एंड पेट्रोल अगर हम एग्जाम्पल लें, कार की यूटिलिटी डिफरेंट है और पेट्रोल की यूटिलिटी अलग होगी. कार जो है वो डिपेंडेंट नहीं है पेट्रोल के ऊपर. तो एवरी कमोडिटी इज एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी. दिस कंसेप्ट इज बेस्ड on the law of diminishing marginal utility. ये concept diminishing marginal utility पर based है. As we consume more and more units of a good, the marginal utility derived from this product goes on diminishing. जैसे जैसे हम एक प्रोडक्ट की ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहती है? कम होती जाती है. और कंज्यूमर कितनी गुड्स कंज्यूम करता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की किसके बराबर होती है? प्राइस के बराबर होती है. उस पॉइंट तक वो कंज्यूम करता है डिफरेंट गुड्स की यूनिट्स को. नाउ वी कैन सी कंज्यूमर सरप्लस इन द टेबल. X प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. X गुड कैन बी एनी गुड. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, एप्पल, ऑरेंज. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. फर्स्ट यूनिट फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यूनिट लेना चाहते हो आइसक्रीम की, उसके लिए कितना पे करते हो? 60 रुपीज यू आर विलिंग टू पे. 60 रुपए आप देना चाहते हो. एक्चुअल में आइसक्रीम कितनी की आ जाती है? 30 रुपीज की. तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 60 माइनस 30, 30. सेकेंड यूनिट लेते हो आइसक्रीम की, कितना पेमेंट करना चाहते हो? 50. प्राइस विलिंग टू पे इज 50 और एक्चुअल में कितना देते हो? 30. 50 माइनस 30 इज 20. ऐसे ही थर्ड यूनिट को कंज्यूम करते हो. थर्ड यूनिट लेना चाह रहे हो, उसके लिए प्राइस कितनी देने के लिए तैयार हो? 40 रुपीज और एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो? 30. कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 40 माइनस 30, 10. फोर्थ आइसक्रीम के लिए आप कितनी पेमेंट देने के लिए तैयार हो? कितनी प्राइस देने के लिए तैयार हो? 30. एक्चुअल में कितनी देते हो? 30. तो 30 माइनस 30 इज 0. ऐसे केस में कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 0 है. बाकी यूनिट्स आप कंज्यूम नहीं करोगे क्योंकि यूटिलिटी जो मिल रही है वो कम है और प्राइस आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है. तो कंज्यूमर सरप्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, कंज्यूमर सरप्लस इज 60. फर्स्ट यूनिट पे आप 60 पे करना चाहते हो, सेकेंड यूनिट पर 50, थर्ड यूनिट पे 40, देन 30. दिस वी कैन शो इन द डायग्राम. आप देखो फर्स्ट यूनिट पे आप कितना पे करना चाहते हो? 60. सेकेंड यूनिट पे आप पे कर रहे हो 50, थर्ड यूनिट पे कर रहे हो 40 और फोर्थ यूनिट पे कर रहे हो 30, देन नेक्स्ट यूनिट पे आप 20. OX यूनिट पे आपने क्वांटिटी लिया है और इधर प्राइस विलिंग टू पे एंड प्राइस एक्चुअली यू आर गोइंग टू पे. ये 30 आइसक्रीम आपकी सभी यूनिट्स की ये 30 स्ट्रेट लाइन आ रही है आपके पास में, स्ट्रेट यू कैन से हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये वाला जो पोर्शन है 60, 50, ये वाला सारा पोर्शन क्या है? दिस इज कंज्यूमर सरप्लस. तो हम कह सकते हैं एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लेवल इज कंज्यूमर सरप्लस. ये देखो इस डायग्राम में देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है दिस इज ऑल कंज्यूमर सरप्लस. अब इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में क्या हो रहा है? इस डायग्राम में आपके पास में अगर आपको मेजर करना है तो ये वाला एरिया कैसे कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है? 4. तो आपका ये 4 आप, और ये कितना है? 60 से लेकर 30 तक 30. तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस एरिया इज 60. कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये देखो सप्लाई कर्व और उसके बाद अब देखो डिमांड कर्व. और कंज्यूमर सरप्लस आपको मैंने अभी बताया था, ये कंज्यूमर सरप्लस है और ये वाला एरिया जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है.
तो प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा हुआ? एरिया above सप्लाई कर्व एंड बिलो प्राइस कर्व। और कंज्यूमर सरप्लस कौन सा हुआ? डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लेवल के ऊपर कंज्यूमर सरप्लस है। तो यही कंज्यूमर सरप्लस है जो प्रोड्यूसर्स जो है वो लेना चाहता है बाय रेजिंग द प्राइसेस। अब प्राइस में जब चेंज होता है, देखो ये डिमांड कर्व है, ये प्राइसेस हैं। अब प्राइस इसमें इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज होने पर क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया। पहले कंज्यूमर सरप्लस ए, ये वाला सारा एरिया था, बट अब ये छोटा सा एरिया जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है। अब इस डायग्राम में देखो, जब प्राइसेस फॉल करती हैं तो कंज्यूमर सरप्लस, ये सारा एरिया जो है वो कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। तो विद एन इंक्रीज इन प्राइसेस कंज्यूमर सरप्लस फॉल्स, with a fall in prices consumer surplus increases। जब प्राइसेस कम होंगी कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, और जब प्राइसेस कम हुई कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, और जब प्राइसेस बढ़ी तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। कंज्यूमर सरप्लस एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर डिमांड को कैसा है? When the demand for a good is perfectly elastic, consumer surplus is zero। जब डिमांड perfectly elastic है, consumer surplus कितना होगा? Zero होगा, क्योंकि price that people pay matches exactly what they are willing to pay। इसमें दोनों प्राइसेस जो हैं, जो willing to pay और जो कंज्यूमर एक्चुअली में पे कर रहा है, दोनों क्या हैं? दोनों इक्वल हैं। When demand is perfectly inelastic, consumer surplus कितना होगा? Consumer surplus is infinity। In this situation, demand does not respond to a price change. Producer often raises prices to turn consumer surplus into producer surplus। When demand is less than unitary elastic, there is a greater potential consumer surplus। सेम हमने इसको डायग्राम में, टेबल में इसको देखा है। जब इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है, कंज्यूमर सरप्लस जीरो है, क्योंकि दोनों प्राइसेस बराबर हैं। जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, कंज्यूमर सरप्लस इंफिनिटी है, बिकॉज डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस। इनइलास्टिक डिमांड है, कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा, क्योंकि कंज्यूमर इज विलिंग टू पे हाई प्राइसेस। और जब डिमांड इलास्टिक है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कम है, नॉट विलिंग टू पे हाई प्राइसेस, वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइसेस। ये देखो डिमांड कर्व्स हैं डिफरेंट। ये परफेक्टली इलास्टिक, इसमें कंज्यूमर सरप्लस जीरो है। ये परफेक्टली इनइलास्टिक, इसमें कंज्यूमर सरप्लस इंफिनिटी है। ये आपका मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, कंज्यूमर सरप्लस कम है, और इसमें आपका लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस इज मोर। अब इस अप्रोच से, कार्डिनल अप्रोच से, जब हम कंज्यूमर सरप्लस को मापते हैं तो देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स। हिक्स, एलन, निकलसन एंड मेनी अदर इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज दिस कंसेप्ट ऑन मेनी फ्रंट्स। सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे आपके साथ है कि इस कंसेप्ट में, इस मेजरमेंट में कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना यूटिल्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक आइसक्रीम ले, आप ये तो कह सकते हो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, पर आपको सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल्स मिला, 20 यूटिल्स मिला। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर इन numbers। Goods are not independent. Utility of one good is very much influenced by the utility of other goods consumed। एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट की यूटिलिटी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, कार। अगर हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है, कार इज ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो पेट्रोल।
कार है आपके पास, पेट्रोल नहीं है, उस कार का कोई भी यूज नहीं है। आप चपाती खा रहे हो, चपाती दाल के साथ खा रहे हो, तो उसकी यूटिलिटी, चपाती की यूटिलिटी डिपेंड करती है दाल पर। तो गुड्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। थर्ड एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था, इनकम, टेस्ट एंड फैशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। उसमें हमने एज्यूम किया था कि इनकम, टेस्ट और फैशन कांस्टेंट रहते हैं, जबकि रियल लाइफ में इनकम, टेस्ट, फैशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जब इनकम में चेंज होता है तो कंज्यूमर सरप्लस में भी बहुत ज्यादा चेंज होता है। Marginal utility of money does not remain constant. मनी की मार्जिनल यूटिलिटी स्थिर नहीं रहती है। खर्च करने के बाद जब हमारे पास कम मनी रहती है तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। After spending, when consumers are left with less amount of money, the marginal utility of money increases. This concept is not applicable to substitutes. रियल लाइफ में क्या होता है? गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर सरप्लस फॉल्स। ये कंसेप्ट ये एज्यूम करता है कि गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे, रियल लाइफ में सब्स्टिट्यूट्स पाए जाते हैं और जिसके कारण से कंज्यूमर सरप्लस कम होता है। दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल to necessities. In such cases, the surplus is immeasurable. जो जरूरी चीजें हैं उसमें कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? उसमें मापना मुश्किल होता है। आपको पानी नहीं मिल रहा, बहुत प्यास लगी है, ऐसे में आप एक गिलास के लिए, एक गिलास वाटर के लिए यू आर रेडी टू पे एनी अमाउंट। तो ये कंसेप्ट जो है नेसेसरी गुड्स में अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में भी ये कंसेप्ट जो है अप्लाई नहीं होता। ऐसे केस में डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप्ड नहीं होता है। कंज्यूमर सरप्लस इट इंक्रीजेस with an increase in prices, whereas it falls with fall in prices in case of article of distinctions. Consumer surplus becomes zero. मेरे पास 100 रुपीज हैं, मैंने 50 रुपीज मैंने खर्च कर दिए, आई एम लेफ्ट विथ 50 रुपीज। अब मैं किसी शॉप पे जाती हूँ तो मैं कितना पैसे देने को तैयार हूँ, कितनी प्राइस देने को तैयार हूँ? 50 रुपीज, क्योंकि मेरे पास 50 रुपीज ही हैं। ऐसे केस में कंज्यूमर सरप्लस इज जीरो। मार्केट में गुड्स हैं कि नहीं है, कंज्यूमर की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, इस पे भी कंज्यूमर सरप्लस मैटर करता है। कितना कंज्यूमर सरप्लस होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स and economic position of consumers also matter. So this concept is dubious. This concept is imaginary, hypothetical, and unreal. This was all about the Marshall approach. Now we will do Hicksian approach. Professor Hicks ने इस concept को rehabilitate किया with the help of indifference curve. कंज्यूमर को प्राइसेस के बारे में मालूम नहीं है। कंज्यूमर कितनी गुड्स लेना चाहता है, दिस अमाउंट, ओ से लेकर यहां तक वो जो है अमाउंट जो है वो लेना चाहता है। उसको प्राइसेस नहीं मालूम है, इसलिए उसने कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन जो इसमें आपको ए दिखाई दे रहा है, उसने इस कॉम्बिनेशन को चूज करता है। तो ओ एक्स क्वांटिटी ली और उसके पास यहां से लेकर ये वाला मनी जो है उसके पास रहेगा। ओ एक्स क्वांटिटी को खरीदने के लिए उसने कितना अमाउंट खर्च किया, यहां से लेकर इस अमाउंट तक, एन से लेकर y1 तक का अमाउंट जो है वो प्राइस देने के लिए वो तैयार है। और उसके पास क्या रहेगा, ओ से लेकर y1 तक जो ये अमाउंट है ये उसके पास रहेगा और ओ एक्स प्रोडक्ट वो खरीदेगा।
तो n से लेकर y1 तक ही इज विलिंग टू पे। पर एक्चुअल में जब उसको प्राइस लाइन पता चलती है, प्राइसेस पता चलती है, ये पता चलता है कि वो सेम इनकम से वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है और वो बी पॉइंट को जो है वो लेगा। वो एक्स क्वांटिटी को वो कम प्राइस में जो है उसको मार्केट में मिल रही है। तो अब जो वो प्राइसेस जो वो दे रहा है एक्चुअल में, दैट इज n से लेकर y तक। तो जो ये रेक्टेंगुलर है y से लेकर y1 a b, ये क्या है? दिस इज अ कंज्यूमर सरप्लस। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या बताया कि कंज्यूमर को प्राइसेस के बारे में मालूम नहीं है। कंज्यूमर ए अमाउंट जो है वो ए कॉम्बिनेशन जो है वो लेना चाहता है, ओ एक्स क्वांटिटी लेना चाहता है। उसके लिए वो कितनी प्राइस पे करता है? n से लेकर y1 तक। ओ से लेकर y1 तक उसके पास इनकम बचती है। जब उसको प्राइसेस के बारे में पता चल जाता है, वो हायर इंडिफरेंस कर्व को चूज करता है, बी पॉइंट को चूज करता है, ओ एक्स क्वांटिटी को वो कम प्राइसेस में लेता है n से लेकर y तक। तो y से लेकर y1 जो है दैट इज अ कंज्यूमर सरप्लस। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। The concept has a great practical importance. इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टिंक्शन between value in use and value in exchange. Diamond-Water paradox. Consumer surplus points to the distinction between use value and exchange value of a good. कंज्यूमर सरप्लस एक गुड के यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताता है। कुछ गुड्स कमोडिटीज लाइक वाटर, सॉल्ट एंड मैच बॉक्स, इनकी क्या होती है? दे हैव ग्रेट वैल्यू इन यूज बट मच लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। वाटर फॉर एग्जाम्पल, वाटर की यूटिलिटी यूज वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, पर आप जब पानी का गिलास या पानी की बॉटल किसी के बदले में कुछ लेना चाहते हो तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू जो है वो बहुत कम है। तो जो नेसेसरी गुड्स हैं, जो चीप गुड्स हैं, उसमें कंज्यूमर सरप्लस जो है वो अधिक होता है। तो पानी की जो एक्सचेंज वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? प्राइस डिपेंड्स ऑन मार्जिनल यूटिलिटी। पानी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एकदम से कम हो जाती है। एक गिलास पानी आपने लिया, सेकेंड गिलास लिया, थर्ड लिया, मनी के कंपैरिजन में जो वाटर है या और गुड्स के कंपैरिजन में जो वाटर है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? एकदम से कम हो जाती है। इसलिए वाटर की प्राइसेस जो हैं वो कम है। गुड्स possessing more consumer surplus have large value in use and goods possessing little consumer surplus commands large value in exchange. डायमंड में वैल्यू इन एक्सचेंज डायमंड की ज्यादा है बट उसमें कंज्यूमर सरप्लस कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, मोनोपोली प्राइस। Producers often take advantage of consumer surplus when they set price, simply to make higher revenues and profit. जब प्रोड्यूसर्स प्राइस को फिक्स करते हैं, प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, तो वो उनका मोटिव क्या होता है? प्रोड्यूसर्स का अधिक प्रॉफिट्स कमाना और उनको अधिक रेवेन्यू हो। इसके लिए वो जो प्राइसेस सेट करते हैं उस समय वो कंज्यूमर सरप्लस को देखते हैं। अगर कंज्यूमर सरप्लस, हायर द कंज्यूमर सरप्लस, हायर विल बी द प्राइस। अगर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है तो कीमत भी ज्यादा होगी, और अगर कंज्यूमर सरप्लस कम है तो प्राइस भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा कम फिक्स की जाती है। सेलर्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को भी यूज करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि आप एक ही
जैसी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, एक कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइसेस ली जाएंगे और दूसरे कंज्यूमर से दूसरी प्राइसेस को चार्ज किया जाता है। तो सेलर्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को यूज करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर सरप्लस पे। जिन कंज्यूमर्स का कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स उनसे ज्यादा प्राइसेस को चार्ज करते हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। By entering into trade with another country, we import those which are in short supply and not produced in country. जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, हम उन गुड्स को इंपोर्ट करते हैं जो हमारे कंट्री में नहीं होती या फिर उनकी सप्लाई कम होती है। तो ऐसे गुड्स के लिए कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या होते हैं? दे आर रेडी टू पे हायर प्राइसेस। उनके लिए वो ज्यादा प्राइसेस देने के लिए तैयार होते हैं, बट एक्चुअली में कितनी प्राइसेस देनी पड़ती हैं? जो मार्केट में प्रिवेल करती हैं। तो इस तरह से अगर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल होगा। Larger this surplus is, the more beneficial the international trade will be. Next point is comparing advantage of different places. Consumer surplus proves useful when we compare the advantage of living in two different places. दो different अलग-अलग दो जगह हैं। एक प्लेस पे क्या होता है? आपको एमिनिटीज मिल रही हैं, कम बेसिक फैसिलिटीज मिल रही हैं, कम रेट पे मिल रही हैं। ऐसे में कंज्यूमर्स को वहां पर क्या होगा? ज्यादा सरप्लस मिलेगा। और दूसरी कंज्यूमर्स कहाँ प्रेफर करेंगे रहना? इस प्लेस पे प्रेफर करेंगे जहां पर उनको बेसिक फैसिलिटीज कम रेट पर मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा। उन जगह पर वो नहीं रहेंगे जहां पर उनको ज्यादा प्राइसेस जो हैं वो पे करनी पड़ती हैं और उनका कंज्यूमर सरप्लस कम पाया जाता है। एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर। कंज्यूमर सरप्लस से फाइनेंस मिनिस्टर को भी बेनिफिट होता है। जिन गुड्स में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है वहां पर क्या है? वेयर द कंज्यूमर्स आर एंजॉयिंग अ सरप्लस देयर इज स्कोप फॉर टैक्सेशन। वहां पर कर लगाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट को कौन से टैक्सेस प्रेफर करने चाहिए? जब कर लगाए जाते हैं तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी में रेवेन्यू आता है और कंज्यूमर सरप्लस कम होता है। तो गवर्नमेंट will prefer such taxes as yield more revenue to the exchequer than the loss of consumer surplus. और जब सब्सिडीज दी जाती है, सब्सिडीज जब दी जाती हैं तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है और रेवेन्यू में, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में क्या होता है? लॉस होता है। ऐसे में गवर्नमेंट को सब्सिडीज कहां दी जानी चाहिए? इंडस्ट्रीज which obey the law of increasing returns should be given more subsidies as consumer surplus is more in these industries. जहां पे increasing returns अप्लाई होता है, जिन इंडस्ट्रीज में, उन इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दी जानी चाहिए। और जहां पर जिन इंडस्ट्रीज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, उन इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज जो हैं वो नहीं दी जानी चाहिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ ओल्ड गुड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। आपको मालूम है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर हम पुरानी गुड्स के उत्पादन से नए गुड्स के उत्पादन में रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं और ऐसा करने से
कंज्यूमर सरप्लस इज प्रमोटेड, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है, तो देन शिफ्ट शुड बी देयर। और जब हम पुरानी गुड्स, जो हम रिसोर्सेज पुरानी गुड्स के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, और उससे कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज नहीं होता, देन शिफ्ट शुड नॉट बी देयर। तो ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जब हम पुरानी गुड्स के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं उनको नई गुड्स के उत्पादन में यूज कर रहे हैं और उससे कंज्यूमर सरप्लस नहीं बढ़ता, ऐसे में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। These are the references about this presentation, and it was all about the consumer surplus. Thanks.